रॉलेट एक्ट का विरोध। प्रथम विश्व युद्ध ने इंग्लैंड की समस्या बढ़ा दी थी। उसे युद्ध में उलझा देखकर भारत में स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों ने विरोध का स्वर तीव्र कर दिया। इससे भारत में ब्रिटिश सरकार की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही थी। भारत न केवल इंग्लैंड में उत्पादित वस्तुओं की खपत तथा धन उगाने का एक प्रमुख स्रोत था, बल्कि एशिया महाद्वीप में स्थापित उसकी शक्ति का केंद्र बिंदु भी था। सरकार किसी भी स्थिति में इस उपयोगी उपनिवेश को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। अतः ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया गया। इसका कार्य भारत में संचालित किसी भी तरह की क्रांतिकारी गतिविधियों एवं आंदोलनों को रोकना था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश अधिकारियों को बिना जांच पड़ताल के किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने तथा दमनकारी हथकंडों को अपनाने का अधिकार दिया गया था। चूंकि इस एक्ट पर तत्कालीन ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रॉलेट ने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इस एक्ट के विरोध में 17 मार्च 1919 को मद्रास में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसके अंतर्गत रॉलेट एक्ट से उन अंशों को निकालने की सिफारिश की गई जो अन्यायपूर्ण तथा स्वतंत्रता एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत थे तथा जिनसे राष्ट्र एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रभावित होने का भय था। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद सरोजनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था, आपको अचरज हो रहा होगा कि आज सभा के अध्यक्ष ने जो प्रस्ताव आपके सामने पढ़कर सुनाए हैं उनको प्रस्तुत करने तथा मेरे आदरणीय गुरु महात्मा गांधी ने जो कुछ आपसे कहा है उसके अर्थ, अभिप्राय, प्रयोजन की व्याख्या के लिए मैं किस हैसियत से और किस अधिकार के आधार पर आपके सामने खड़ी हुई हूँ। जब सुदूर अहमदाबाद में उस फूस के छप्पर वाली झोपड़ी में जिसमें निस्वार्थ महात्मा रहता और स्वेच्छा से अपनाई गई दरिद्रता का जीवन व्यतीत करता है, हमारे उस छोटे से गुरु ने निश्चय किया है कि आतंकित और अत्याचार से पीड़ित भारत के शास्त्रागार में एक ही उपयुक्त शस्त्र बचा है जो मशीन गन और तलवारों का शस्त्र नहीं वरन संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति का बुनियादी और अपराजय अस्त्र है, जो भौतिक अस्त्र और अन्य राष्ट्रों की भौतिक शक्ति के विरुद्ध है। उसी क्षण हमने अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में अपने समस्त जीवन मूल्यों एवं जातिगत मापदंडों के अनुसार अपने निजी सुखों को समर्पित कर दिया। लेकिन सिफारिशों को अस्वीकृत करते हुए सरकार ने 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पूर्ण रूप से प्रभावी कर दिया। हड़ताल का आह्वान। एक्ट के लागू होते ही मानो अंग्रेजों को ब्रह्मास्त्र मिल गया। उन्होंने अकारण ही अनेक नेताओं को जेलों में ठूस दिया। शांतिपूर्वक एवं अहिंसात्मक प्रदर्शनों को भी प्रतिबंधित कर दिया। इससे जनता में रोष बढ़ गया। गांधी जी ने राजनीतिक बंदियों को एक्ट ने मुक्त रखने की अपील की। उन्होंने मांग की सामाजिक अपराधों एवं राजनीतिक अपराधों को अलग अलग श्रेणी में रखना चाहिए तथा उनके लिए अलग अलग कानूनी प्रावधान होने चाहिए, लेकिन सरकार ने उनकी बात अनसुनी कर दी। आगे की रणनीति निर्धारित करने के लिए गांधी जी ने स्वराज सभा के सदस्यों की एक बैठक की, जिसमें उमर सुभानी, शंकरलाल बैंकर, महादेव देसाई, अब्दुल्ला बरेलवी, अनसुईया बहन, साराभाई तथा स्वामी श्रद्धानंद के साथ साथ सरोजनी भी सम्मिलित हुई। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हड़ताल करने का निश्चय कर लिया। सभी को यह विचार उचित लगा। अंततः 30 मार्च 1919 को देशव्यापी अहिंसात्मक हड़ताल का आह्वान किया गया, लेकिन उन्हीं दिनों सरोजनी अस्वस्थ हो गई। गांधी जी चाहते थे कि आंदोलन में वे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उनके ओजपूर्ण भाषण न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी आंदोलन की ओर खींचने की क्षमता रखते थे। इसलिए तिथि आगे बढ़ा दी गई और हड़ताल के लिए 6 अप्रैल का दिन निश्चित हुआ। सभी जगह सूचना प्रेषित कर दी गई। सत्याग्रह का स्थगन। दिल्ली में तिथि परिवर्तन की सूचना विलंब से पहुंची, जिसके फलस्वरूप स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में वहां 30 मार्च को ही हड़ताल हो गई।
इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जामा मस्जिद में लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला, लेकिन सरकार को यह सहन नहीं हुआ। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें अनेक लोग मारे गए। इस बीच गांधी जी को घोषणा के अनुसार शेष भारत में 6 अप्रैल को हड़ताल हुई। जामा मस्जिद में हुए नरसंहार के विरोध में सरोजनी नायडू ने पायाधोनी की एक मस्जिद में बड़ा मर्मस्पर्शी भाषण दिया। विभिन्न संप्रदायों के बीच एकता का आह्वान करते हुए उन्होंने ओजपूर्ण शब्दों में कहा था, ब्रिटिश सरकार यदि सोचती है कि शक्ति प्रदर्शन या बंदूकों के बल पर वह हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित कर सकती है, तो उसकी यह सोच वास्तविकता में कोसों दूर है। हिंदू मुस्लिम का परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध सदियों से विद्यमान भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। भारत माता के ये दोनों सिंह विदेशी साम्राज्य से भयभीत होकर घुटने टेकने वाले नहीं, अपितु बंदूकों से निकलने वाली गोलियों को सीने पर झेलने वाले हैं। हमारी एकता अखंडित और चिरस्थायी है। हमें एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के सामने यह सिद्ध करना है। मैं देश के वीर और सच्चे सपूतों का आह्वान करती हूं कि वे राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आगे आए। वे आंदोलन रूपी यज्ञ अग्नि को इतना प्रज्वलित करें कि अत्याचारी ब्रिटिश साम्राज्य उसमें जलकर भस्म हो जाए। उनके आह्वान ने सोए हुए जनमानस को जगा डाला। देखते ही देखते देश भर के सरकारी एवं गैर सरकारी कामकाज ठप कर दिए गए। स्कूल कॉलेज छोड़कर विद्यार्थी हड़ताल में सम्मिलित हो गए। यह आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देश के विभिन्न स्थानों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए गए तथा गिरफ्तारियां दी गई। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए गांधी जी को बंदी बना लिया गया। सरकार के इस कार्य ने आग में घी डालने का काम किया। गांधी जी के बंदी बनाए जाने से तनाव उत्पन्न हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलनकारियों अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा की ओर प्रवृत्त हो गए। बाद में गांधी जी ने इन घटनाओं के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराते हुए रॉलेट एक्ट के विरुद्ध छेड़े हुए सत्याग्रह को स्थगित कर दिया। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट का विरोध बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था। अतः 10 अप्रैल को दोनों नेता बंदी बना लिए गए। सरकार के इस कृत्य से लोगों में रोष की लहर दौड़ गई। इसका जवाब मांगने के लिए जुलूस के रूप में वे कमिश्नर के बंगले की ओर चल दिए, लेकिन अधिकारियों के आदेश पर सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। कुछ ही देर में सड़क लाशों से पट गई। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। तब तक के लिए धन्यवाद।